हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इशू ऑफ डिबेंचर्स का आज हम लोग थर्ड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहले दो क्लासेस अपलोड हो रखे हैं। डिबेंचर्स को कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह भी इशू किया जाता है। अब ये कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है? जब कंपनी लोन लेती है तो लोन लेने के टाइम में उसे कुछ सिक्योरिटी के फॉर्म में बैंक के पास रखना पड़ता है, या जो लोन दे रहा है उसके पास एज अ सिक्योरिटी रखना पड़ता है। इन केस कंपनी अगर लोन रीपेमेंट में डिफॉल्ट करती है तो जो मनी लेंडर है वो उस सिक्योरिटी को बेच कर या उस सिक्योरिटी के बिहाफ में वो अपना लोन रियलाइज कर सकता है। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो उसको रियलाइज कर सकता है। कंपनी के पास जिस टाइम सफिशिएंट एसेट नहीं होती है तो वो अपने सिक्योरिटीज को भी एज अ लोन, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह यूज कर सकती है। तो डिबेंचर्स जो होते हैं उसको भी कंपनी एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी यूज करती है। तो हम लोग आज इसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी कंपनी कैसे इशू करती है। तो आपके स्क्रीन पे उसका डेफिनेशन है कि सिक्योरिटी गिवन फॉर लोन्स इन एडिशन टू द प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी इज नोन एज कोलैटरल सिक्योरिटी। It may be issued as a collateral security when the borrower is not in a position to give any other assets as a collateral security। ये हमारे collateral security का मीनिंग हो गया। अब हम लोग इसका अकाउंटिंग सीख लेते हैं कि कोलैटरल सिक्योरिटी का अकाउंटिंग कैसे होता है। तो बुक्स में कोलैटरल सिक्योरिटी का अकाउंटिंग करने का दो मेथड है। हम लोग दोनों मेथड्स को एक क्वेश्चन के हेल्प से सीखेंगे। बहुत सिंपल सा ये अकाउंटिंग है इसका। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और उसी के हेल्प से ये दोनों मेथड अकाउंटिंग का सीखने जा रहे हैं। ओके, हमारा क्वेश्चन है, बेस्ट बारकोड लिमिटेड took a loan of rupees 5 lakh from a bank giving rupees 6 lakh 9% debentures of rupees 100 each as collateral security, past journal entries। तो हमें इस क्वेश्चन में जर्नलाइज करना है बैलेंस शीट में कैसे ये रिफ्लेक्ट होगा। इसके दो केसेस हैं। एक केस हमारा बोल रहा है केस नंबर 1, जब कंपनी बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड नहीं करेगी, और दूसरा है जब इसको सॉरी जब कंपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड नहीं करेगी, और दूसरा केस है जब कंपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड करेगी। ये दोनों मेथड्स होते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी के, यही दो मेथड है। चलिए हम लोग एक एक करके ये दोनों मेथड्स को इस क्वेश्चन के हेल्प से देख लेते हैं। केस 1, पहले केस में कंपनी बुक्स में कोलैटरल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड नहीं कर रही है। तो हम लोग केस 1 देखेंगे, उसका जर्नल एंट्री, और उसके बाद बैलेंस शीट में उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो देख लेंगे। चलिए, तो लोन, कंपनी ने लोन लिया है 5 लाख का। तो इसका एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डीआर 5 लाख रुपीज टू बैंक लोन अकाउंट 5 लाख। चूंकि इस मेथड में कंपनी ने ये मेथड बोलता है कि आप कोलैटरल को नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कोलैटरल सिक्योरिटी का कोई भी एंट्रीज हम नहीं करेंगे। और बैलेंस शीट में इसको कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे देखिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरेंग्स, ये 5 लाख का हमारा लोन आ गया।
और यहाँ पे करंट एसेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ये आपका 5 लाख का। ये हमारा बैंक लोन का बैलेंस शीट में रिफ्लेक्शन आ गया और ये एंट्री हो गई। अब कोलैटरल सिक्योरिटी को चूंकि बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करना है, लेकिन इसका बैलेंस शीट में इसको आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, इसको शो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स हमारे बनेगा, ये नोट नंबर 1 हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लोन था हमारा, लोन लोन का रिलेटेड और कोई नाम नहीं है, तो लोन है हमारा, ये 5 लाख का लोन हो गया। अब जब हमें कोलैटरल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड नहीं करना है, तो नोट्स टू अकाउंट्स में जिसके बिहाफ में हमने कोलैटरल सिक्योरिटी दिया है, यहां पे हमने लोन के बिहाफ में कोलैटरल सिक्योरिटी दिया है, तो उस लोन के जस्ट नीचे ब्रैकेट में हम उसको लिख देंगे। जैसे यहां पे हमें लिखना होगा सिक्योर्ड बाय, क्या दिए हम, 6 लाख के डिबेंचर्स दिए हैं और 9% डिबेंचर्स हमने दिया है। डिबेंचर्स का फेस वैल्यू 100 ही होता है, तो यहां पे हम लिखेंगे सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर्स, 9% इश्यू ऑफ 6,000 9%, 6 लाख है, तो इश्यू ऑफ 6,000 9% डिबेंचर्स, ठीक है, ऑफ रुपीज 100 ईच एज कोलैटरल। बस ये हमें, ये हमारा मेथड 1 कंप्लीट हो गया। इस तरह से अगर हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इस तरह से प्रेजेंट करने से कोलैटरल सिक्योरिटी का मेथड 1 ये कंप्लीट हो जाता है। लोन जो लिए हैं इसका जर्नल एंट्री हुआ, और जो सिक्योरिटी दिए हैं उसका सिर्फ यहां पे हमें ये लोन के नीचे इसको शो कर देना है। ये मेथड कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए हम लोग अब सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 2 में, जब कोलैटरल सिक्योरिटी का भी कंपनी अकाउंटिंग करेगी, ठीक है, यानी मेथड 2 में अगर कोलैटरल सिक्योरिटी को भी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाए तो क्या एंट्री होगा। देखिए, ये जो एंट्री है लोन की, ये आपकी एज इट इज रहेगी। ये एंट्री तो दोनों ही केस में होगा, क्योंकि बैंक और से जो लोन ले रहे हैं ये एक रियल ट्रांजैक्शन, ये एक्चुअल में आपका ट्रांजैक्शन हुआ, बुक्स पे इफेक्ट आएगा, हमारे एसेट लायबिलिटीज पे इफेक्ट आएगा, इसलिए ये ट्रांजैक्शन तो होगा, ठीक है। अब अगर हम कोलैटरल सिक्योरिटी देते हैं तो देखिए यहीं पे हमारी एक और एंट्री हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहां देख लेते हैं, यहां पे हम लोग एक और एंट्री कर लेते हैं बी। हमारे पास से यानी कंपनी के पास से डिबेंचर्स जा रहे हैं, तो डिबेंचर्स 9% के डिबेंचर्स कंपनी दे रही है, 9% डिबेंचर्स अकाउंट 6 लाख रुपए का, तो ये तो क्रेडिट हो गया। कंपनी जब भी सिक्योरिटी इश्यू करती है तो उसका सिक्योरिटी क्रेडिट हो जाता है। अब इसके बदले कंपनी के पास रियल फॉर्म में ना कोई एसेट आ रहा है, ना कोई एक्सपेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये डिबेंचर जस्ट एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी दे रही है, और जिसको दे रही है वो भी, उसके पास भी डिबेंचर से रिलेटेड कोई राइट नहीं आता है। मतलब अगर इसके ऊपर इंटरेस्ट दे रही है कंपनी 9% डिबेंचर्स पे, तो इस अमाउंट पे बैंक इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकती है। लोन के ऊपर क्लेम कर सकती है, पर सिक्योरिटी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकती है, अनटिल एंड अनलेस वो सिक्योरिटी पे उसको राइट मिल जाए। मतलब लोन अगर डिफॉल्ट हो जाएगा तो ये 9% डिबेंचर्स के ऊपर बैंक क्लेम कर सकती है इंटरेस्ट। तो अभी के लिए ये बुक्स में सिर्फ बुक्स
बुक एंट्री है, इसके ऊपर आज भी बैंक का क्लेम नहीं है, कंपनी के का ही क्लेम है, कंपनी को इसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये एक तरह का सस्पेंस में, सस्पेंस का अकाउंट में इसको एंटर करेंगे। तो यहां पे जो सस्पेंस अकाउंट खुलता है वो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कहलाएगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये 6 लाख। ठीक है, तो एक ये डिफरेंस आएगा जब हमें कोलैटरल सिक्योरिटी को बुक्स में लिखना है, और साथ ही साथ नोट्स टू अकाउंट्स में एक डिफरेंस आ जाएगा। बैलेंस शीट हमारी एज इट इज रहेगी, नोट्स टू अकाउंट्स में एक डिफरेंस आएगा। यहां पे हमें क्या करना होगा, यहां पे हम लोग इसी एंट्री को यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, यहां पे लिखेंगे 9% डिबेंचर्स अकाउंट, 9% डिबेंचर्स 6 लाख, और माइनस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस ये भी हो जाएगा 6 लाख। तो ये आउटर कॉलम में हो जाएगा नील। तो जब ये टोटल हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगी तो ये फिर से 5 लाख ही रहेगी। डिबेंचर सस्पेंस को माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि ये एक तरह का कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, कॉन्ट्रा एसेट है, ये बनाया गया है डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर से ही रिलेटेड बना है यहाँ पे, इसीलिए ये यहाँ पे लेस हो रहा है। जैसे हमारा सेल्स रिटर्न होता है तो उसको सेल्स में हम लोग एडजस्ट कर देते हैं, तो उसी तरह से ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया है, और इसका कोई भी इंपैक्ट बैलेंस शीट पे नहीं आया, हमारे बुक्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। एक एंट्री हमने कर लिया है और उससे डिबेंचर और डिबेंचर सस्पेंस को बुक्स में लिखा है। तो ये दो मेथड है जिससे कि कोलैटरल सिक्योरिटी को बुक्स में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कॉल्स इन एरियर्स पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है जब कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स से अमाउंट ड्यू करती है और वो डिबेंचर होल्डर अमाउंट का पेमेंट नहीं करता है तो उसको कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं। If a shareholder is not, if a debenture holder is not able to pay the call amount due on allotment or any calls, तो calls in arrears जो है ये allotment से स्टार्ट होता है। कंपनी allotment का पैसा मंगाई अगर डिबेंचर होल्डर नहीं देते हैं, या सब्सिक्वेंट कॉल्स का पैसा मंगाई और डिबेंचर होल्डर्स नहीं पेमेंट करते हैं, तो जितने पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, ड्यू बट नॉट रिसीव, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब हो जाता है, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब हो जाता है अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव। कंपनी ने जो अमाउंट ड्यू किया और डिबेंचर होल्डर्स ने उसको पे नहीं किया, वही कॉल्स इन एरियर कहते हैं। ठीक है, अब जब भी ये कॉल्स इन एरियर होता है तो कंपनी इसका अकाउंटिंग दो तरह से करती है, या तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर करती है, या कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खोलती है, और जिस भी जगह पे एरियर हुआ है उस अकाउंट को लेस क्रेडिट करती है, उतना फुल अमाउंट से क्रेडिट नहीं करती है। ठीक है, आगे हम लोग अभी एक क्वेश्चन देखेंगे, उस क्वेश्चन में दोनों ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कॉल्स इन एरियर्स जो है ये हमारा कंपनी के लिए जब जो भी अमाउंट कॉल्स इन एरियर्स हुआ है वो एसेट बन जाता है। सब्सिक्वेंटली जब भी रिसीव होता है उसका एंट्री देखेंगे। इसके साथ में ही कंपनी को इस कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स ये कंपनी के लिए इनकम, ये इनकम है और ये कंपनी का एसेट बन जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई शेयर होल्डर कॉल्स इन एरियर्स करता है तो कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जिस दिन कॉल ड्यू हुआ उस दिन से लेकर जिस दिन एक्चुअली वो कॉल इन एरियर का पैसा मिलता है उस दिन तक का वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे और ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा ये डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, द कंपनी मेड फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 9% डिबेंचर्स एट द रेट ₹20 पर डिबेंचर
10,000 डिबेंचर पे कंपनी ने फर्स्ट कॉल का 20 रुपया ड्यू किया। A debenture holder paid for 9,500 debentures only। मतलब 10,000 डिबेंचर पे 10,000 डिबेंचर पे 10,000 डिबेंचर पे कंपनी ने ₹20 करके पैसा ड्यू किया। ये हो गया ₹2 लाख। पर एक डिबेंचर होल्डर है जिसने 9,500 डिबेंचर पे, देखिए 9,500 डिबेंचर पे ही वो पैसा दिया एट द रेट ₹20, यानी ₹1,90,000। यानी इसने 500 डिबेंचर पे 10,000 रुपया ये पैसा उसने नहीं। Now this is false in। ये हो गया false in एरियर। ओके, चलिए तो अब इसका अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। तो एक केस तो ये है कि कंपनी ने, जो हमारा फर्स्ट केस दिया हुआ है, कंपनी ने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया है। दूसरा केस दिया हुआ है कंपनी ने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया। साथ ही साथ लास्ट में आपको दिया है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 10% पर एनम। एरियर्स वर रिसीव्ड आफ्टर 3 मंथ्स अलोंग विद इंटरेस्ट। तो जो भी कॉल इन एरियर है, यानी ये जो 10,000 रुपया है, ये कंपनी को 3 महीने के बाद मिला है। तो पहले हम लोग ये कॉल्स इन एरियर को समझ लेते हैं, इसको सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट का बात करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी ने ये 2 लाख रुपए ड्यू किए होंगे, तो इसका एंट्री हो जाएगा डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर 2 लाख रुपए टू, ये हमारे 9% डिबेंचर्स है ना, तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख। ये हमारा ड्यू का एंट्री हो गया। अब आते हैं हमारे सेकेंड एंट्री पे। तो फर्स्ट एंट्री हो गया हमारा ड्यू का। ओके, अब यहां पे कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खोल रही है, तो कंपनी के पैसे कितने आए, बैंक अकाउंट डीआर, यहां पे हमारे पास है ये पैसा एक्चुअल में कंपनी को रिसीव हुआ। दिस इज द अमाउंट ड्यू, ये कंपनी ने ड्यू किया था और ये कंपनी को रिसीव हुआ। तो कंपनी को रिसीव हुआ 1,90,000। ये डिवेंचर फर्स्ट कॉल का पैसा है, तो टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,90,000। ये हो गया हमारा, जिस दिन कंपनी को पैसा मिला उस दिन तक का ये एंट्री हो गया। ये कंपनी ने ड्यू किया फर्स्ट कॉल, ये कंपनी को रिसीव हुआ। 10,000 का कोई भी हमने एडजस्टमेंट नहीं किया। तो यहां पे ये देखिए 10,000 का कोई भी एडजस्टमेंट, मतलब वो जो 10,000 का कॉल इन एरियर हुआ है उसको हमने डायरेक्टली नहीं रिकॉर्ड किया। पर आप देखिए कंपनी को आना था 2 लाख रुपया, फर्स्ट कॉल वाज डेबिटेड बाय 2 लाख रुपया, और फर्स्ट कॉल को क्रेडिट किए 1,90,000 से, यानी 10,000 आज भी हमारी बुक्स में डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट हो रखा है। अब आते हैं थर्ड, कंपनी को 3 महीने के बाद ये पैसा मिल जाता है। तो कंपनी, और साथ ही साथ 3 महीने का इंटरेस्ट भी मिलता है, ये पैसा भी मिलता है और साथ ही साथ कंपनी को 3 महीने का इंटरेस्ट भी मिल जाता है। तो सबसे पहले तो कंपनी उस 3 महीने के इंटरेस्ट को ड्यू करेगी। तो एंट्री होगा सन्ड्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अब इसका हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 के ऊपर 3 महीना के लिए इंटरेस्ट का रेट हमारा दिया हुआ है 10%। ठीक है, तो यहां पे 10% के हिसाब से अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 250, 250।
तो ये ₹250 कंपनी ने इंटरेस्ट का ड्यू कर, 3 महीने में ड्यू हो गया। क्वेश्चन ने कहा है कि आपको 3 महीने के बाद जो कॉल्स इन एरियर है वो भी और इंटरेस्ट दोनों साथ में मिल रहा है। तो हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट हो जाएगा, फोर्थ एंट्री है बैंक अकाउंट DR2 2 some debenture holder फोर्थ नंबर में कंपनी को यानी 3 महीने के बाद कंपनी को टोटल 10,250 रुपए आएंगे। 10,000 फर्स्ट कॉल का जो कंपनी को नहीं मिला था और 250 रुपए इंटरेस्ट का वो डिवेंचर होल्डर दे दे। ये हो गया। अब हमारा लास्ट एंट्री, ये जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स है इसको हम क्लोज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR250 टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 250। ये एंट्रीज होंगी जब हमारे पास, जब कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करेगी, तब ये हमारे एंट्री आएगी। इंटरेस्ट एंट्री तभी आएगा जब क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा। अब हम लोग आते हैं, अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया जाए तब क्या। देखिए फर्स्ट एंट्री हमारी सेम टू सेम रह जाएगी। डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR 2 लाख टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 2 लाख। ये ड्यू की एंट्री एज इट इज हो जाएगी। कंपनी को ने ड्यू करना है, वो दोनों ही केस में ड्यू करेगी। ये वाली एंट्री में आपका चेंज आएगा। देखिए क्या चेंज आएगा। बैंक अकाउंट पैसा कितना रिसीव होगा, तो कंपनी को 1,90,000, पर 10,000 जो है अब कंपनी उसको कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट दिया 10,000 टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये हो गया 2 लाख। ठीक है। थर्ड, तो यहां पे हमारा फर्स्ट कॉल अकाउंट पूरा का पूरा क्लोज हो गया और ये जो 10,000 रुपए का था वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एक अलग खुल के वो डेबिट हो जाएगा। ये डिफरेंस है। अब आते हैं थर्ड एंट्री, ये इंटरेस्ट का। तो ये इंटरेस्ट का एंट्री ये भी सेम है, ये भी सेम एंट्री है। सन्ड्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट DR250 टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 250। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब यहां पे हमारा एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट DR 10,250 टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 10,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 250। एक ये एंट्री में हमारा चेंज। ठीक है। यहां पे ये कॉल्स इन एरियर्स अब यहां पे आके क्रेडिट हो गया। यहां पे डेबिट था और जब कंपनी को इस कॉल इन एरियर के बदले पैसा मिल जाएगा तो कॉल्स इन एरियर्स हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और फिर ये लास्ट क्लोजिंग एंट्री ये भी हमारी एज इट इज सेम टू सेम। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स का ये क्लोजिंग एंट्री है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, ये क्लोज। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब चलिए अब हम लोग कॉल्स इन एडवांस का रिवीजन कर लेते हैं। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है जब कंपनी ने कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं किया है और डिबेंचर होल्डर बिना कंपनी के ड्यू किए पैसा दे देता है उसको इंस्टॉलमेंट का, तो वो कॉल्स इन एडवांस होता है। कॉल्स इन एडवांस हमारा अलॉटमेंट के बाद ही हो सकता है।
इसका मतलब कोई भी डिबेंचर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा एडवांस में अगर दे भी दे तो उसको हम लोग एडवांस ट्रीट नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ कॉल्स के जो पैसे होते हैं यानी आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद का जो इंस्टॉलमेंट है वो डिबेंचर होल्डर एडवांस में दे सकता है और उसी को कॉल्स इन एडवांस की तरह ट्रीट किया जाएगा। चलिए तो कॉल्स इन एडवांस देख लेते क्या होता है। इट मींस द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी टुवर्ड्स कॉल नॉट येट मेड बाय इट। द अमाउंट ऑफ कॉल रिसीव्ड इन एडवांस इज क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो यहाँ पे जो भी कॉल्स इन एडवांस का पैसा होगा वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में जाएगा ही जाएगा। जैसा कि पिछले टॉपिक पे जो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट था, हमारा कॉल्स इन एरियर्स था, उसमें हमारे पास दो ऑप्शन था, कंपनी के पास दो ऑप्शन था, या तो वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन करे या कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को मेंटेन ना करे। पर कॉल्स इन एडवांस के केस में ऐसा नहीं होगा। जो भी पैसा होगा कॉल्स इन एडवांस का वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ही जाएगा और हमारा ये जो कॉल्स इन एडवांस है ये हमारा लायबिलिटी हो जाता है। दिस इज लायबिलिटी। कॉल्स इन एडवांस जो है ये हमारे लिए लायबिलिटी है। तो अगर कोई डिबेंचर होल्डर एक्सेस पैसा दे दिया तो ये कंपनी के लिए लायबिलिटी हो जाएगी और इसके ऊपर कंपनी अगर इंटरेस्ट देती है यानी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारा कॉल्स इन एडवांस। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि ये कॉल्स इन एडवांस किस किस सिचुएशन में हो सकता है। ओके, कॉल्स इन एडवांस ये दो सिचुएशन में हमारे पास हो सकता है। या तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो एक्सेस पैसा कंपनी को मिलता है वो कंपनी अगर अपने कॉल्स में एडजस्ट करती है तो वो कॉल्स इन एडवांस की तरह ट्रीट कर लेती है एक्सेस एप्लीकेशन मनी को। तो उसका एंट्री हो जाता है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। जो भी एप्लीकेशन का एक्सेस मनी है वो कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर कर देती है। या डिबेंचर होल्डर्स अगर पैसा एडवांस में दे दे, कॉल्स इन अमाउंट का पैसा एडवांस में दे दे, कंपनी ने नहीं ड्यू किया है या ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है और वो पैसा ट्रांसफर कर देते हैं तो वो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये दो केसेस होते हैं जब हमारा कॉल्स इन एडवांस को इस तरह से हम कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग इससे इसका इंटरेस्ट, कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट का क्या एडजस्टमेंट करेंगे वो देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ये हमारे लिए, ये कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। तो सबसे पहले ये एक्सपेंस कंपनी ड्यू कर लेती है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू सन्ड्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। जिस भी डिबेंचर होल्डर को देना है वो हमारे लिए लायबिलिटी हो गया। सॉरी, नेक्स्ट है उस डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट कर देंगे सन्ड्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट का ये पेमेंट हो गया। और इसका थर्ड एंट्री इंटरेस्ट को क्लोज करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये तीन एंट्री हमारी इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो अगर हमारे एग्जाम में इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्री आती है तो ये तीनों एंट्री हमें करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ कॉल्स इन एडवांस से एंट्री है तो ये दो केसेस होंगे। अगर कुछ नहीं बोला, कॉल्स इन एडवांस डिबेंचर होल्डर दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और कंपनी ने एक्सेस अमाउंट एडजस्ट किया है कॉल्स में तो उसका एंट्री हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस। तो ये हमारा कॉल्स इन एडवांस और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का एंट्रीज था। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख के ये दोनों टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है XYZ लिमिटेड इशूड 2,08% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार पेबल एज फॉलोज। ₹25 ऑन एप्लीकेशन पेबल ऑन 1st May 2021, ₹25 on allotment payable on 1st July 2021, ₹20 on first call payable on 1st October 2021, balance on second call payable on 1st February 2022. All the debentures were subscribed and amount received. डिबेंचर होल्डर ए, एक डिबेंचर होल्डर है मिस्टर ए, who was allotted 200 debentures, paid the amount of the first and second calls with allotment. According to the articles of association, the company
of the company, interest at the rate 4% per annum is payable by the company on calls in advance. Interest was paid by the company to the debenture holders on 1st February 2022. Past journal entries for the receipt of calls in advance and interest on calls in advance. तो ये हमारा क्वेश्चन है. चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. 2021 हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है May 1st. देखिए ऐसे तो सिर्फ कॉल्स इन एडवांस और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का एंट्री मांगा गया है क्वेश्चन में, लेकिन हम आपको स्टार्टिंग से ये जनरलाइज करके दिखा देते हैं ताकि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे. ओके, तो पहला एंट्री हो गया बैंक अकाउंट. कितने डिबेंचर्स पे हमारे पास पैसा आया है? 20,000 डिबेंचर्स पे ₹25 करके. तो 20,000 इंटू 25 DR, ये हो गया 5 लाख. ओके, चलिए इस एक कॉलम इधर बना लेते हैं, इधर भी हम लोग 2 डिबेंचर एप्लीकेशन 5 लाख. ठीक है, अब अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है 1 जुलाई को, जुलाई 1. तो ये जो पैसा है ये भी जुलाई 1 को ही ट्रांसफर होगा. जिस दिन अलॉटमेंट ड्यू होता है उसी दिन एप्लीकेशन का पैसा डिवेंचर्स में ट्रांसफर होता है टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 5. क्लियर? सॉरी, ये हमारा 8% डिवेंचर. ठीक है, इसी दिन डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू हुआ. डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR सेम इंस्टॉलमेंट है टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट 5. अब चलिए आगे हमारे क्वेश्चन में था कि एक डिवेंचर होल्डर जिसको 200 डिवेंचर अलॉटेड हैं उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल अलॉटमेंट के साथ पेमेंट किया है. ठीक है, तो यहां पे हमारे पास पैसा कितना आ गया? बैंक अकाउंट. देखिए 5 लाख रुपया ये तो रिसीव हुआ ही, साथ में एक डिवेंचर होल्डर ने 200 डिवेंचर पे बैलेंस पैसे भी दिए हैं, यानी 200 डिवेंचर पे बैलेंस 50 रुपए यहां आ गया, तो 200 इंटू 50, बाकी का भी वो पैसा दे दिया. ठीक है, तो कंपनी के पास टोटल 5,10,000 रुपया है. क्या क्या चीज का? ये डिवेंचर अलॉटमेंट का आ गया, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख रुपया हमारे डिवेंचर अलॉटमेंट का है. टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये जो पैसा है ये हमारा कॉल्स इन एडवांस का है 10,000. ये भी जुलाई 1 को आ गया. क्लियर? अब 1 अक्टूबर को कंपनी ने फर्स्ट कॉल ड्यू किया, तो यहां पे हम आएंगे अक्टूबर 1. डिवेंचर फर्स्ट कॉल 20,000 डिवेंचर के 25 रुपए करके ये ड्यू हुआ. सॉरी 20 रुपए का, ये 4 लाख 20 रुपए करके ड्यू हुआ था. ये ड्यू का एंट्री हो गया टू 8% डिवेंचर से 4 लाख. ये कंपनी ड्यू करेगा, ड्यू किया और कंपनी को पैसा रिसीव हुआ. अब कितना पैसा रिसीव हुआ देखिए, बैंक अकाउंट कंपनी को मिलना था 4 लाख रुपए, लेकिन यहां पे ये जो शेयर होल्डर है इस एंट्री में आप देखिए, यहां पे ये शेयर होल्डर जो है इसने अपने 200 डिवेंचर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा यानी 20 रुपया करके प्लस 200 डिवेंचर पे 30 रुपया फाइनल कॉल ये पेमेंट किया.
तो यानी यहाँ पे ये जो 4,000 रुपया है ये कंपनी को अभी अब नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले ही आ चुका है। ये कंपनी को 4,000 पहले ही यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस के फॉर्म में मिल गया था, वो कॉल्स इन एडवांस में पड़ा पैसा। तो हम यहाँ से कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करते हैं, वो पैसा अब कॉल्स इन एडवांस से हम निकाल लेंगे 4,000। ठीक है, ये 4,000 कहां से आए? 200 डिवेंचर पे 20 रुपए करके जो कंपनी को पहले से मिला हुआ। 2 डिवेंचर फर्स्ट फॉर अकाउंट 4,00,000। कंपनी को इस एंट्री को आप ऐसे समझ लीजिए कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल अकाउंट पे 4,00,000 रुपए मंगाए थे। एक डिवेंचर होल्डर ने पहले ही जिसको 200 डिवेंचर पे 20 रुपए करके देने थे, 4,000 रुपया यहीं पे यानी अलॉटमेंट के टाइम में दे दिया। तो जब कंपनी अब मंगा रही तो वो डिवेंचर होल्डर अब 4,000 अपना पेमेंट नहीं करेगा, तो कंपनी ने उस 4,000 को अलग से एक अकाउंट कॉल्स इन एडवांस में उसको रखा हुआ है, वो लायबिलिटी थी, आज उस अकाउंट से वो ट्रांसफर कर देगी डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये हमारा एंट्री। क्लियर? अब आते हैं हमारा फाइनल कॉल अकाउंट का एंट्री पे। फाइनल कॉल कंपनी ने 1 फरवरी को किया है, तो February 1, यहां से ईयर भी चेंज हो गया हमारा, ये देख लेते हैं यहां पे 2022 February 1। डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो यहां पे दिया, यहां पे कंपनी ने 20,000 डिवेंचर का 30 रुपए करके यानी 6,00,000 रुपए ड्यू किए टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, ये 6,00,000 रुपए ड्यू होगा। क्लियर? ये कंपनी ने 6,00,000 ड्यू किए हैं अपने फाइनल कॉल। अब कंपनी का कितना पैसा आएगा बैंक अकाउंट, चलिए देखते हैं। तो कंपनी को चाहिए 6,00,000 रुपया माइनस ये शेयर होल्डर जो जिसके पास 200 डिवेंचर हैं, इसने 30 रुपया करके अपना सारा पैसा एडवांस में दिया हुआ। ठीक है, तो 6,000 रुपया जो ये कंपनी को एडवांस में दे रखा है वो अब नहीं आएगा, यानी कंपनी को एक्चुअल में 5,94,000 ही रिसीव होगा, 5,94,000 रिसीव होगा। तो ये हो गया टू डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 5,94,000 ये रिसीव हो गया February 1 को। ठीक है, अब इसी दिन कंपनी ये जो एडवांस पैसा दिया है इसने जुलाई 1 को, जुलाई 1, इसके ऊपर अब इंटरेस्ट का हमें कैलकुलेशन सीखना है। देखिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करें, पहले तो हम एंट्री कर लेते हैं इंटरेस्ट का। तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, चलिए तो अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कितना इंटरेस्ट होगा यहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 200 रुपए इंटू 20 यानी ये जो 4,000 रुपया है इसके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट है हमारे पास। इंटरेस्ट का रेट है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस था हमारा 4%, तो ये 4%। लेकिन ये जो पैसा है एडवांस दिया गया था जुलाई में और इसको एडजस्ट किया गया अक्टूबर में, तो ये इसके ऊपर जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो जुलाई अगस्त सितंबर यानी 3 मंथ्स का इंटरेस्ट इस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, प्लस एक और अमाउंट है 6,000 का, यानी ये सेकेंड कॉल का। इस 6,000 रुपए 4% के हिसाब से कब तक कैलकुलेट होगा, तो सेकेंड कॉल का पैसा फरवरी में ड्यू हुआ, तो जुलाई 1 से लेकर February 1, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 7 महीना लेंगे, क्योंकि 1 फरवरी को ड्यू हो गया।
तो इसका इंटरेस्ट हम लोग 7 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं कितना इंटरेस्ट आता है हमारा। तो ये हो गया हमारा 180 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ईयर 180 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट ईयर 180। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट का पेमेंट हम कर देंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर 180 टू बैंक अकाउंट 180, और फिर ये इंटरेस्ट को क्लोज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डीआर 180 टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 1। ओके, एक यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पे देख लेते हैं। ये यहाँ पे हमने कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट नहीं किया। बैंक अकाउंट दिया 5,94,000, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर 6,000 टू डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6 लाख। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट और कॉल्स इन एडवांस का ये एंट्रीज है। ये 3 एंट्री हमारे इंटरेस्ट की हो गई। यहां पे कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट किया गया और यहां पे कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट किया। चलिए, तो आपका ये आज कोलैटरल सिक्योरिटी, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस और उनके इंटरेस्ट, इसका डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक्स, नेक्स्ट जो क्लास अपलोड होगा उसमें कर दिया जाएगा। आपको जो भी डाउट रहे आप डाउट्स को पूछ सकते हैं, और अगर कोई दूसरा टॉपिक है जिसपे आपको कंफ्यूजन है उससे रिलेटेड भी आप हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।